जैसा कि आप जानते हैं कि आज LT ग्रेड मेंस का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है और मेंस के लिए बच्चे वैसे भी सोचते हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कितना लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, समय बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी का पेपर लेंदी था और ये वन लाइनर में नहीं आए थे कि दो पर्यायवाची पूछ लिया या वाक्य बनाओ पूछ लिया, मुहावरे पूछ लिया, ऐसा पेपर नहीं था। पेपर आपको शुरुआत से लिखना ही था। जहाँ जब जैसे पेपर मिला बच्चों ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया और लास्ट तक कुछ बच्चे लिख पाए हों तो लिख पाए हों, अदरवाइज़ किसी ना किसी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटा ही है इसमें। तो हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि किस हिसाब से पेपर आया हुआ और हमें GDC मेंस के लिए कैसे और अच्छी रणनीति बना करके अपनी तैयारी करनी है। इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि जैसा आप जानते हैं कि 20 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न 8-8 नंबर के हैं, 10 प्रश्न 12-12 नंबर के हैं। तो जैसे नंबरों का बंटवारा है वैसे आपकी कॉपी का भी बंटवारा है। वहाँ पर कॉपी में उतना पेज होता है कि आप उतने में ही आंसर लिखें। 8 नंबर के लिए 2 पेज, एक इधर और एक उधर, और 12 नंबर वालों के लिए 3 पेज पहले से निर्धारित रहते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा होता है कि नहीं? जी हाँ, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा होता है। ये हमें अलग से पेपर मिला हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा होता है और हमें उसी के नीचे ही आंसर लिखना होता है। बिल्कुल, आइए हम देखते हैं। खंड आ और खंड बा 2 भागों में हमारा ये पेपर विभाजित किया गया है। खंड आ में 125 शब्द 8 नंबर के लिए लिखना है और खंड बा में 200 शब्द 12 नंबर के लिए लिखना है। जो भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं या उन्हें लग रहा है कि कैसे आगे क्या होगा, तो उनको पेपर मिलेगा। पेपर मिलता है कि नहीं मिलता है? पेपर मिलता है, और पेपर मिलने के साथ साथ आपको पेपर क्वेश्चन आंसर शीट में भी लिखा रहता है। आपको बस फटाफट अपना आंसर लिखना शुरू कर देना है। कुछ गलतियाँ प्लीज़ मत करिए, जैसे बहुत बार पेन बदलने की कोशिश ना करिए, बहुत ज़्यादा चार्ट बनाने के चक्कर में समय ना बर्बाद करिए, क्योंकि आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए। यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो सीधा आप 12 नंबर बाहर हो जा रहे हैं, या 8 नंबर का क्वेश्चन छूट गया तो 8 नंबर बाहर हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो एग्ज़ाम में 2, 3, 4 नंबर तो देगा, और यही बढ़ोतरी होगी उस व्यक्ति की जो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा। हम एक एक क्वेश्चन हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि आदिकाल के नामकरण संबंधी विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा करिए। कि वैसे हमें लग रहा है कि नामकरण में क्या है, नामकरण में रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कह दिया। लिखना है उतना ही लिखना है जितने में आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बहुत बढ़ा के नहीं लिखना है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके, नंबर ना कटें। दूसरा प्रश्न है हिंदी में राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है या आपको नहीं आ रहा है। राम काव्य की विवेचना के लिए पहले राम काव्य और उसमें तुलसीदास से संबंधित चीज़ें, राम जी से संबंधित उस समय की क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं, वो सब आपको लिखनी है। तीसरा प्रश्न है बिहारी सतसई का महत्व स्थापित कीजिए। बिहारी जी जो कि रीति सिद्ध के कवि हैं और प्रणेता भी हैं एक हिसाब से, उन्होंने बिहारी सतसई लिखी है 700 दोहे की, तो ये भी आपको इसमें लिखना था। चौथा है भारतीय युगीन हिंदी पत्रकारिता का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट कीजिए। पेपर देख के लग रहा है कि भारतीय युगीन पत्रकारिता, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, और उस बहुत कुछ में आपको बहुत बारीकी से पेपर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आपको जवाब देना है। आपका जवाब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कि आप अपने उद्देश्य से भटक जाएं, पूछे गए प्रश्न को समझ करके जवाब देना है। ये LT का पेपर हमें बताता है, और ये एक रणनीति बताता है GDC के लिए। जो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्री में पेपर दिए हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो GDC मेंस के लिए इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है नई कविता का आशय स्पष्ट करते हुए इसके किसी प्रमुख कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। जगदीश गुप्त जो कि 1954 में नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, हमने तो उन्हीं के बारे में लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेखा चित्र के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान बताइए। महादेवी जी अद्वित की चलचित्र पद के साथ ही स्मृति की रेखाएं, ये बहुत ही प्रसिद्ध चलचित्र हैं हिंदी साहित्य के, तो उनके बारे में लिखना था। सातवां है रस के अवयवों को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब 8 नंबर जो 10 क्वेश्चन आए हैं 8 नंबर के,
उसमें पहला क्वेश्चन व्याकरण का है और ये वन लाइनर वाला नहीं है कि 2 पर्यायवाची, 4 विलोम, 4 वाक्यांश लिखना हो, ऐसा नहीं था। इसको भी पूरा का पूरा आंसर हमें लिखना था। रस के 4 ही अवयव होते हैं, वो सबको पता है और इसी हिसाब से 100 उदाहरण उत्तर देना था इसका। 8वां है देवनागरी लिपि के विकास की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। विकास की लिपि ब्राह्मी लिपि से आती है, पूरी रूपरेखा इसको बना करके बताना था। 9वां प्रश्न जो कि व्याकरण से है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में निहित अंतर बताते हुए प्रत्यय के भेदों की 100 उदाहरण चर्चा कीजिए। आप देख रहे हैं कि ये दूसरा प्रश्न व्याकरण से है और इसको भी अच्छे से लिखना था। 10वां प्रश्न था बाणभट्ट की कृतियों का सामान्य परिचय दीजिए। ये बाणभट्ट की कृतियाँ संस्कृत साहित्य से था, हिंदी साहित्य, व्याकरण और संस्कृत साहित्य, जो कि आपका सिलेबस रहा है। एलटी ग्रेड में सिलेबस से ही सवाल पूछे गए हैं, कोई सवाल इधर उधर का नहीं आया हुआ है। हाँ, ये था कि जितना हम लोग पहले वाले पेपर दे करके सोच रहे थे कि इंग्लिश में प्रोवर्ब्स आ गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए हैं, ऐसा आएगा, तो वो यहाँ पे थोड़ा बच्चे समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा ही पेपर आया हुआ है। खंड बा में पहला प्रश्न है खंड बा, जो कि 200 शब्दों पर आधारित है और इसका मार्क्स भी 12-12 नंबर के क्वेश्चन है। सबके आगे नंबर दिए हुए हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का। आपको नंबर और खंड दे करके, शब्दों को दे करके अपना जवाब लिखना था। पहला 11वां प्रश्न है संत काव्य के विकास में कबीर दास की भूमिका पर प्रकाश डालिए। बहुत ही उम्दा प्रश्न, हम लोग लग रहा है बचपन से लिखते चले आ रहे हैं इसके बारे में, तो अच्छा ही लिखा होगा सबने। 12वां है रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। 13वां है रीति से संबंधित एक 8 में भी प्रश्न आया है बिहारी सत्साई को लेकर के। वो रीति सिद्ध से थे और ये रीतिबद्ध से थे, मतलब एक ही युग के 2 अलग अलग प्रवृत्तियों को उठाया है उन्होंने। 13वां प्रश्न है हिंदी साहित्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखिए मतलब 12 नंबर वाले में आप लिखिए कि कहाँ कैसे उन्होंने कैसे योगदान दिया है। 1903 में पत्रिका आई सरस्वती, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, ये आपको लिखना था वहाँ पर। 14वां प्रश्न है छायावाद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के स्तंभ के रूप में है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा भी हुआ है, तो जाहिर सी बात है बच्चों ने अच्छा लिखा होगा। लिखने को तो देखिए दोस्तों, सभी को ऐसा पेपर में कुछ है ही नहीं कि ना आ रहा हो, लेकिन समय को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जब जैसे जैसे देर होने लगती है, घड़ी भागने लगती है, वैसे घबराहट बढ़ने लगती है और हाथ वैसे ही काम करना बंद करने लगता है। तो यहाँ तक हमारे 14 प्रश्न हो गए हैं। आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 15वां प्रश्न था प्रयोगवाद क्या है। इसके विकास में अज्ञेय के प्रदेय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रदेय मतलब उनका क्या योगदान रहा है, इससे संबंधित पूछा गया था। अज्ञेय की रचनाएं लिख दीजिए, उनके बारे में लिख दीजिए, लेकिन बस ये था कि टॉपिक से नहीं भटकेगी, क्योंकि जैसे ही आप अपने विषय वस्तु से भटकेंगे तो आपका आंसर लेंदी होता जाएगा और आपका हाथ दर्द करने लगेगा। 16वां प्रश्न है प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास का सम्यक विवेचन कीजिए। प्रेमचंद्र के युग के उपन्यास उठाया है, नई कविता ली है, ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं लगता है जिसको छोड़ा गया है। उन्होंने सारे प्रश्न बड़े सोच समझ करके रखे हैं। 17वां प्रश्न है देवनागरी लिपि की सीमाएं उल्लेख करते हुए इसके सुधार के प्रयासों पर विचार करिए। क्या सीमाएं हैं देवनागरी की, कैसे आई, क्या उसमें सुधार हुए, कहाँ त्रुटियाँ रहीं, ये सब आपको लिखना था वहाँ पर। ये 12 नंबर का प्रश्न है, इसके आगे देखिए लिखा हुआ है, तो इसका जवाब भी बहुत ही अच्छा लिखना चाहिए। और 18वां प्रश्न है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। जैसे 18वां प्रश्न है तो ये 12 नंबर है, पहला ग्रामर का प्रश्न है, पहला व्याकरण का प्रश्न है। आइए 19वां देखते हैं हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए उनके भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। इसमें बोलियां बतानी थी, पूर्वी, पश्चिमी, मागधी, ये सब आपको लिखना था वहाँ पर। हालांकि सब बच्चे, मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सभी बच्चों को, जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे सभी को सारे प्रश्न आ रहे थे। कोई, हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा रहा होगा जिसको ये प्रश्न नहीं आ रहे होंगे। बहुत बेसिक से प्रश्न है बस। हाँ, सारा का सारा जो गेम था वो सिर्फ समय का नियंत्रण था कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं और कैसे इसका आंसर लिखते हैं। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो 20वां प्रश्न है कालिदास की काव्य तथा नाट्य कृतियों की विवेचना कीजिए। ये संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं, शेक्सपियर कहा जाता है भारत का, तो इनका आंसर तो बहुत अच्छा लिखना ही था। तो यहाँ तक हमारा एलटी मेंस का जो एग्ज़ाम आया था 20 प्रश्न हो गए हैं। अब जो लोग भी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी
तैयारी को सुनिश्चित करें। हाँ, प्रैक्टिस बहुत करें क्योंकि वहाँ समय बहुत कम पड़ने लगता है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।